Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the previous class of Limitation Act, I have already discussed up to section 18 that is relating to the fact of acknowledgement in writing. अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कशन वो किया था. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा था पहले मेरा वो वीडियो देख लीजिए. In today's lecture, we will further continue from the previous lecture that is relating to acknowledgement, a fact of payment on account of debt or interest or legacy. Section 19 कहता है कि fact of payment on account of debt. डेट मान लीजिए कि कोई भी कर्जा देना है, कोई पेमेंट करनी है, उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पेमेंट कर दिया है, या इंटरेस्ट था कुछ लीगेसी में, यानी कि कुछ बकाया इंटरेस्ट जो रह रहा था वो आपने पे कर दिया, तो उसके संदर्भ में क्या कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा लिमिटेशन पीरियड पर, वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. अभी क्या कह रहा है, वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट. यहाँ पर बात आ रही है डेट की, कि जब कोई भी पेमेंट है ना वो एक डेट की वजह से आपने दिया है, एक डेट है, उस डेट के बदले में आपने पेमेंट दी है. ठीक है, मान लीजिए आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ तो उसके बदले में, और ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लीगेसी, या कोई इंटरेस्ट ऑन लीगेसी आपने दिया है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. ये कह रहा है बिफोर द एक्सपायरेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसकी एक्सपायरेशन से पहले ही आपको देना होगा. बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट, जो लायबल है देने के लिए, और लीगेसी में यानी कि उसके आगे फैमिली मेंबर्स के लायबिलिटी आ गई उसकी डेथ के बाद, या उसका कोई एजेंट है ऑथराइज इन दिस बिहाफ, जो उसके बिहाफ में ऑथराइज है. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. Fresh period of limitation वहां स्टार्ट हो जाएगा जिस टाइम से कुछ पेमेंट दे दी गई है. अब इसको समझिए कैसे. मान सबसे पहली चीज कि इसकी कंडीशंस क्या होंगी. सबसे पहले मैं यही लिखवा देती हूँ इसकी कंडीशंस. अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द पेमेंट मस्ट बी विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. द पेमेंट, यहां छोड़ो मैं अलग से नोट्स लिखवा देती हूँ आपको जो आपको इजी रहेगा करने में, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए. तो कंडीशंस एसेंशियल्स क्या होंगे इसके. अगर हम एसेंशियल्स की बात करते हैं, द फर्स्ट एसेंशियल इज द पेमेंट मस्ट बी मेड. द पेमेंट, जो भी पेमेंट दी गई है या दी जानी है, द पेमेंट मस्ट बी मेड दी गई है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन. विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन. आया समझ में. प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होना चाहिए लिमिटेशन का. सेकंड कंडीशन कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. अगर आप बात करते हैं इस चीज की, ये क्या कह रहा है, लीगेसी ऑथराइज्ड एंड वी हैव फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड. तो देखिए एक्नॉलेजमेंट ये एक तरीके से, ये तो एक्नॉलेजमेंट को हमने पढ़ा था. सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, सेकंड कंडीशन आएगी मस्ट बी इन राइटिंग. मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए. कौन देगा इसे, और पेमेंट मस्ट बी मेड उनके द्वारा होगी. उसके बाद पेयर हिमसेल्फ बाय द पर्सन, या आप ऐसे लिख सकते हो बाय द पर्सन हु इज लायबल टू पे और एन एजेंट or any other person authorized in this behalf, authorized on this behalf. कि जिस व्यक्ति ने पेमेंट करना है उसके बदले कोई और व्यक्ति भी दे रहा है तो उसको भी जो है ऑथराइज किया गया होगा, वही व्यक्ति यहां दे सकता है. अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें कि किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कोई भी राइट जब एक्नॉलेज किया जाता है उसके रिगार्डिंग जो लायबिलिटी है वो भी साथ के साथ उससे जुड़ जाएगी.
अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं, अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो क्या कुछ कंसेप्ट निकल के आएगा हमारे पास। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। देखिए फर्स्ट चीज एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है ए, टुक अ लोन, किससे लोन लिया? फ्रॉम बी से। ए ने बी से लोन लिया, यानी कि ए ने लोन लिया बी से, और 2 साल के बाद 2 years 11 month आफ्टर 2 साल के बाद क्या हुआ? उसने अपने बेटे को पैसा भेजा, सेंड मनी टू हिज सन, बेटे को पैसे भेजा कि जो इंटरेस्ट है वो पे कर दे, टू पे द इंटरेस्ट एंड एंडोर्समेंट देयर। और वहां पर ये लिखा भी गया कि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंडोर्समेंट भी उसका हो गया। अब एंडोर्समेंट हो गया और साइन भी कर दिया एंडोर्समेंट की। तो 2 साल के बाद जब वो ये पेमेंट दी गई, मान लीजिए ये लोन लिया गया था, हम तकरीबन 1/7/2017 का एग्जाम्पल लेते हैं, और 2020 तक ये टाइम पीरियड होना था, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 साल 11 महीने की बात, मान लो 1/6/2020 को ये पेमेंट दी गई है, ठीक है। तो पहले तो पीरियड स्टार्ट होना था यहां से, अर्लियर पीरियड कौन सा था? ये। बट द फ्रेश पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? फ्रेश पीरियड स्टार्ट्स यहां से। अब फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यही बात ये एग्जाम्पल कह रहा है कि अब जो है बाकी रिमेनिंग जो पेमेंट है, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट पेड हुआ है ना, इंटरेस्ट पेड हुआ है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ लीगेसी है, इंटरेस्ट पे हुआ है। इस मामले में अब क्या हो गया, यहां पर उसको फ्रेश पीरियड जो है मिल जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल को हम समझें, ये एग्जाम्पल बात कर रहा है कि इसमें जो प्लेंटिफ है, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, इसको समझ लें। अगर इस एग्जाम्पल को देखें ना, तो ए तो था इसके अंदर, एक व्यक्ति इसमें है बी, ठीक है। ए ने लेंट किया, लेंट मनी टू बी ₹2 lakh अगेंस्ट a promissory note, ठीक है। कब ये लेंट किया, हम इसको डेट दे देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम 27 मई 2011 को ये लेंट किया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टाइम अगर वो पेमेंट नहीं देता भी, तो फिर इसका जो टाइम पीरियड कहां तक होगा? 27/5/2014 तक, ठीक है। अभी पेमेंट प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? इस तरीके का एक पेपर होता है जिस पेपर पे लिखा जाता है कुछ, मैं ऐसे ऐसे करके रुपए दे रहा हूं, तो यहाँ पर क्या है, साइन होते हैं, साइन हो गए। अब ये बी क्या करता है? बी आता है यहाँ पर 20/5/2013 को आके वो क्या कहता है कि वो यहां पर उसको कहता है वो 50,000 रुपए पे कर रहा है, ठीक है। और इस 50,000 रुपए पेमेंट की बात वो इस प्री नोट पर रिटर्न में देता है विद साइन। रिटर्न में जब वो विद साइन देता है, अब क्या हुआ, टाइम पीरियड 14 को खत्म होना था, अब 27/5/2015 को जो प्लेंटिफ है ए फाइल्स ए सूट टू रिकवर मनी को रिकवर करने के लिए ए जो है मनी जो सूट फाइल करता है। जब वो ये सूट फाइल करता है तो बी ऑब्जेक्ट that it is barred by law, it is
बार्ड बाय लॉ। ए यहां पर कहता है कि उसने 20/5/2013 को जो पार्ट पेमेंट किया था वो क्या था, पार्ट पेमेंट किया था। और एज पर सेक्शन 19 फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां से स्टार्ट हो गया है, तो कोर्ट ने इसे अलाउ किया। इसका मतलब अब अगर आप इसे समझते हैं तो आपके समझ में आ गया होगा कि देयर आर टू पार्ट्स इन सेक्शन 19 के टू पार्ट्स है। फर्स्ट बात कर रहा है पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, कि जो कुछ कर्जा लिए उसके बदले में कुछ पेमेंट करना। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे पार्ट पेमेंट कह सकते हो आप। फर्स्ट कंडीशन तो ये है इसकी। सेकंड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लेगेसी होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डेट हैज बीन पेड, इंटरेस्ट ऑन डेट हैज बीन पेड। The another condition is that within prescribed period, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए आप। विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का क्या मतलब हुआ? विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब हुआ कि यहां पर मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था 27/5/2011 से लेकर 27/5/2014। इस टाइम के बीच में अगर कुछ पेमेंट होता है, पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेड होगा, तब पेड होगा, देन फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स। अदरवाइज फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये बात कह रहा है सेक्शन 19। अगर हम इसके प्रोवाइजो की बात करते हैं सेक्शन 19 की, सेक्शन 90 का प्रोवाइजो कहता है सेव इन द केस ऑफ पेमेंट इन इंटरेस्ट मेड बिफोर 1 जनवरी 1928 एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट अपीयर्स इन हैंडराइटिंग और द राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। अब ये बात कर रहा है कि हैंडराइटिंग में और साइंड बाय द पर्सन। ये मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ पेमेंट हो गया। ये प्रोवाइजो क्या बात कर रहा है, ये एक तरीके से मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है। मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से होना चाहिए, वैसे कोई विशेष इसमें मोड ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट नहीं है। ये सेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता कोई पार्टिकुलर मोड या कोई भी स्पेसिफिक मोड को ये स्पेसिफाई नहीं करता। मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, मैं लिखवा देती हूं, मोड ऑफ पेमेंट एज पर Section 19, no mode of payment has been prescribed. No mode of payment has been prescribed. कोई भी मोड ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई किसी भी तरीके से अगर आपने पेमेंट की है, पेमेंट मेड बाय एनी वे, पेमेंट मेड बाय any way. It can be online, it can be online, it can be by check, or it can be by cash with endorsement. और एंडोर्समेंट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, एंडोर्समेंट और साइंड, और इन रिटर्न, इन राइटिंग में होगा। ठीक है। अगर हम इसके प्रोवाइजो की बात करें, प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो कह रहा है कि सेविंग्स इन केस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बिफोर 1 जनवरी 1928 की बात कर रहा है कि 1 जनवरी 98 से बिफोर की बात कर रहा है। उससे पहले कोई पेमेंट है तो राइटिंग और साइन में होनी चाहिए।
अब ये कुछ एक पॉइंट्स इसके अंदर हमने डिस्कस किए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन पॉइंट के आधार पर ही तो हमारे क्लैरिफिकेशन आता है कि हम किस तरीके से इसको कवर कर पाते हैं। इसमें अब एक थोड़ा सा हम ना जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर, ये बात कर रहा है वेयर, वेयर का मतलब जहां कहीं भी, ठीक है। वेयर मॉर्टगेज्ड लैंड इज इन पोजेशन ऑफ मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज की हुई प्रॉपर्टी वो मॉर्टगेजी के पोजेशन में है। द रिसीट ऑफ द रेंट, जो रेंट की रिसीट्स होंगी जो प्रोड्यूस की गई उस लैंड की, वो पेमेंट मानी जाएगी। और डेट का मतलब क्या होता है इसके अंदर, ये सिर्फ मनी पेबल ही इंक्लूड नहीं होगा अंडर डिक्री ऑफ द कोर्ट, इसमें और अदर डेट भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये बात कर रहा है, दोनों डेफिनेशंस को इनको हम समझ लेते हैं। इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे क्योंकि मेरी कोशिश एग्जाम्पल से है। अब ये बात कर रहा है कि मॉर्टगेज लैंड है, मान लीजिए ये एक लैंड है, इसका ओनर कौन है, ए। इसने क्या किया, इसे मॉर्टगेज किया। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। मॉर्टगेज किया किसको, बी को, 5 लाख रुपीज में, ठीक है। अब मॉर्टगेज किया गया है, उसके बाद 5 लाख रुपीज की उसने सेवरल ट्रांजैक्शंस की, सेवरल ट्रांजैक्शंस। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर ट्रांजैक्शंस हुई है और कोई रेंट है या प्रोड्यूस है, रेंट है या उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी अगर कोई ये क्रॉप वगैरह इस पर पैदा हो रही थी तो कोई प्रोड्यूस है वो दी गई है, तो उसकी रिसिप्ट भी वैल्यूएबल मानी जाएगी, उसकी रिसिप्ट की भी वैल्यू है। तो अब यहां पर मान लो, ये तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात है। अगर हम इस एग्जांपल को लेके चलें तो इसमें क्या है कि ए ने क्या किया, मॉर्टगेज कर दी अपनी प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज क्या होता है, गिरवी रखना। ए ने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की तो ए क्या हुआ, मॉर्टगेजर हो गया, ए इज मॉर्टगेजर। और ये क्या हो गया, मॉर्टगेजी जिसके पास गिरवी पड़ी है। तो अगर मान लो बार बार सेवरल पेमेंट हुई है, पेमेंट पे पे पे, इस प्रकार से पेमेंट है। अगर हम एक पुराना जजमेंट लेते हैं, एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें मॉर्टगेज के रिगार्डिंग अगर आपने छुड़वाना है तो उसके अंदर 60 साल का टाइम पीरियड होता था। मॉर्टगेज के रिगार्डिंग 7 साल का टाइम पीरियड था, तो वो इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है। उस लैंडमार्क केस को आज हम डिस्कस करेंगे। वो किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मॉर्टगेज के अकॉर्डिंग ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि वैसे 30 इयर्स का कंसेप्ट है हमारे मौजूदा एक्ट में, लेकिन पहले की बात है। ये केस है 1940 का, 1951 का केस है। ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। फ्रेश पेज लेना पड़ेगा मुझे। केस का नाम है, मैं आपको लिखवाती हूँ, संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद। संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद। इस केस में लैंडमार्क केस इसलिए इसको करवाना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, एक मॉर्टगेज बॉन्ड तैयार हुआ। मैं फैक्ट्स बताती हूँ। मॉर्टगेज बॉन्ड, मॉर्टगेज बॉन्ड लिखा गया 8/4/1927 में, ठीक है। और ड्यू डेट थी उसकी, ड्यू डेट थी मॉर्टगेज बॉन्ड की 6/3/1928 तक पेमेंट जो है वापस करनी थी। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, जो डिफेंडेंट था, मान लो ए और बी है। ए मॉर्टगेजर है, बी क्या है, मॉर्टगेजी। डिफेंडेंट कौन होगा, ए होगा। डिफेंडेंट ने सेवरल पेमेंट्स की, ए ने क्या करी, सेवरल पेमेंट्स कर दी। सेवरल पेमेंट्स कर दी कौन कौन सी डेट को, एक करी 15/5/1936 को, और सेकंड पेमेंट करी 4/3/1936 को करी गई है पेमेंट। ये तो सूट फाइल हुआ था, सूट फाइल हुआ था 4/3/1940 को। सूट फाइल्ड 4/3/1940 को हुआ। तो पोजीशन ये थी कि अगर मान लो एक मॉर्टगेज सूट था, उस टाइम में एक मॉर्टगेज सूट था, अगर रिडीम करवाना था, मॉर्टगेज सूट होता है ना, उसमें रिडीम करवाना होता है प्रॉपर्टी, तो 60 इयर्स का टाइम पीरियड था, 60 इयर्स लिमिटेशन थी।
और अगर पेमेंट के रिगार्डिंग था, रिकवरी ऑफ मनी थी, तो उसके रिगार्डिंग 6 इयर्स का इसमें प्रोविजंस था। तो कोर्ट ने ये पाया कि जो ये बार बार जो बॉन्ड साइन किया गया था, ये जो बॉन्ड साइन किया गया है इसमें, जैसे बॉन्ड साइन किया गया था कब, 1927 से 40 तक कितना हो गया टाइम पीरियड इसका, 13 साल। लेकिन कोर्ट ने इस चीज को माना कि ये जो पेमेंट की गई है ना यहां पर, अब इससे 6 साल का 6 इयर्स का टाइम पीरियड काउंट होगा। तो क्या बनेगा ये 16/5/1936 ये टाइम पीरियड है। तो कोर्ट ने इसको माना और ये कहा कि ये जो प्रोवाइजो है ये यहाँ कॉन्टेम्पलेट होता है। तो ये बात कही गई कोर्ट ने कि हालांकि सूट फॉर ऑब्टेनिंग ए मनी डिक्री है, उसके लिए अगर कोई प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर रिटर्न एंडोर्समेंट अगर है तो ये जो है इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा। इससे पहले जो एक्ट था ना लिमिटेशन एक्ट का, 1963 का एक्ट है, इससे पहले भी लिमिटेशन एक्ट था। उस लिमिटेशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस थे जहां पर काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो ये एग्जांपल्स और केस लो उसी के हिसाब से। इससे पहले क्या था, लिमिटेशन एक्ट अकॉर्डिंग टू मी, हाँ याद आया मेरे को, लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है पहले प्रिवेल करता था। तो उस एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस थे जिसके बेस पर ये डिसीजन निकल के आया। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो इसको आप माइंड में रखोगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 18 और 19 के, कुछ कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं हम। देखिए सेक्शन 18 और सेक्शन 19 के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। सेक्शन 18 और 19 अगर एग्जाम में आए तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सक्लूड नहीं करते। ये सेक्शन 19 डज नॉट बार, सेक्शन 19 डज नॉट प्रिवेंट नहीं कर रहा ये किसको, सेक्शन 18 को प्रिवेंट नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज है, उसमें तो एक्नॉलेज कर रहा है। इसमें क्या है, पेमेंट की बात हो रही है। अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात देखें तो क्या है कि अगर एक्नॉलेजमेंट की पेमेंट की बात करते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, सिमिलरिटी है कि दोनों में जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से पहले ही एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए और उससे पहले ही पेमेंट होनी चाहिए। तो सेक्शन अगर बात करें 18 की तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि सेक्शन 18 में सिग्नेचर नेसेसरी हो जाता है और 19 में भी क्या है, सिग्नेचर नेसेसरी है, लेकिन उसमें ऑथराइज एजेंट कर सकता है, डेटर कर सकता है, और उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक इश्यू नहीं था। तो इसमें कुछ एक डिफरेंसेस है जो भी मैं आपको करवाती हूँ। डिफरेंस क्या एग्जाम के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों के बीच में क्या कुछ कंपैरिजन है। व्हेन वी कंपेयर सेक्शन 18 और सेक्शन 19 को, देयर इज अ डिफरेंसेस, वो डिफरेंस मैं थोड़ा सा आपको करवाने का प्रयास करती हूँ, ठीक है। द फर्स्ट डिफरेंस ये कहता है कि सेक्शन 18 ऑपरेट्स होगा किसके अगेंस्ट, ओनली इन एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको पेन ऐड कर लेते हैं सिंपल वाला। ओनली अगेंस्ट द पर्सन, ओनली अगेंस्ट द पर्सन, ये सिर्फ उसी व्यक्ति के अगेंस्ट होगा। होम सच प्रॉपर्टी और राइट, होम सच प्रॉपर्टी और राइट क्लेम्ड, सच प्रॉपर्टी और राइट क्लेम्ड। जबकि ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगेंस्ट ऑल पर्सन, अगेंस्ट ऑल पर्सन्स, अगेंस्ट ऑल पर्सन्स लाइबल in respect of debt। तो इसमें तो क्या है कि ओनली अगेंस्ट द पर्सन है, ठीक है, ओनली अगेंस्ट द पर्सन है,
और इसमें क्या है, अगेंस्ट ऑल द पर्सन है, तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट बात कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट में क्या है, जो व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा, कह रहा है कि इसमें जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का एंटाइटल्ड है या नहीं है, तो ये कह रहा है कि सेक्शन 18 need not be addressed to the person entitled the property। कोई जरूरी नहीं है कि जो एंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी में उसी के साथ उसका कोई रोल होगा, लेकिन ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि मस्ट मेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पेमेंट, मस्ट मेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पेमेंट। ये बात कर रहा है, आया समझ में? तो यहां पर ये डिफरेंस हो गया। देखिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, थर्ड पॉइंट के अंदर अगर आप समझते हो तो इसमें क्या है, ओनली रिटर्न प्लस में साइंड होगा, लेकिन इसमें क्या है, रिटर्न भी होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए और पेमेंट भी होनी चाहिए, तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। और फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि डेट, फ्रेश पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन एक्नॉलेज्ड। ये कह रहा है फ्रॉम द डेट वन पेमेंट वॉज मेड, तो जिस दिन से पेमेंट हुई है उसी दिन से ये माना जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग। सेक्शन 18, 19, 20 तीनों ही एक्नॉलेजमेंट से डील करते हैं, लेकिन सेक्शन 18 बात कर रहा है कि ये सिर्फ क्या है कि एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि मैंने पेमेंट ली और मुझे पेमेंट वापस करनी है। लेकिन सेक्शन 19 बात कर रहा है कि कुछ पेमेंट दी गई है, कुछ इंटरेस्ट दिया गया है, उसके बाद जो है पेमेंट वापस करने की ये बात करता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। और सेक्शन जो है पूरी तरह से जब हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, एक सेकेंड दोबारा से मैं यहाँ पर आपको करवा देती हूँ। सेक्शन 18 और बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस को अगर हम लेके चलें, सेक्शन 18 और 19 का डिफरेंस बेसिक लेके चले तो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट करता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब हो गया एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने का मतलब हो गया कबूल करना। इसमें नो नीड ऑफ पेमेंट, पेमेंट की कोई नीड नहीं है, आपने अब उसी टाइम पेमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नो नीड ऑफ पेमेंट। बट जब सेक्शन 19 की बात करते हो, पहले पार्ट पेमेंट होनी चाहिए, जो पेमेंट देनी है उसकी कुछ पेमेंट की गई है और उस दिन एक्नॉलेज किया गया, इनकी एंडोर्समेंट हुआ है। सेकंड कह रहा है कि इंटरेस्ट अगर कुछ पेड कर दिया गया किसी पेमेंट के बदले में, तो ये बेसिक चीज ये है, फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश पीरियड होगा एक्नॉलेजमेंट से, फ्रेश पीरियड, और ये बात कर रहा है यहां से फ्रेश पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन पेमेंट दी गई। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाए। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।